वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग बच्चों। यस प्लीज बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज के रैपिड रिवीजन का हमारा टॉपिक है और वो है टीडीएस एंड टीसीएस एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आपको पता है मैंने यहाँ पे बहुत से चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन कंप्लीट किया है। तो अगर आपने अभी तक वो रैपिड रिवीजन नहीं देखा है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड देन आरसीएम, ईसीओ, कंपोजिशन लेवी, पेमेंट ऑफ टैक्स, ई वे बिल, तो दोस्तों अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है। आपने ये रैपिड रिवीजन फटाफट कंप्लीट कर लेना है। और उसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। तो फटाफट ये रैपिड रिवीजन आप कंप्लीट करो। चलो, आज का टॉपिक जो है वो है टीडीएस टीसीएस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। टीडीएस टीसीएस पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए टीडीएस टीसीएस के चैप्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि जनरली आपसे क्या होता है कि जो आखिरी के टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप सोचते हो कि भाई जीएसटी में क्या, तो सप्लाई पढ़ लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ लो, आईटीसी पढ़ लो, हो गया। नहीं भाई साहब, ओके, अभी अगर आप पेपर का ट्रेंड देखोगे और पिछले 2-3 अटेम्प्ट का पेपर देखोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ई वे बिल, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, ये टॉपिक भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो और एटलीस्ट मेरा रिवीजन करके क्वेश्चन बैंक भी कर लेते हो, तो दोस्तों मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इस पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं और या एमसीक्यू में आते हैं, तो वो केस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीडीएस टीसीएस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। क्या आप रेडी हो? यस और नो? चलिए, तो शुरू करते हैं टीडीएस टीसीएस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सॉरी, तो टीडीएस टीसीएस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमारे आरआर रिवीजन में आ जाइए आप चार्ट पे। देखो, टीडीएस टीसीएस का चार्ट आपको कहाँ मिलेगा? पेमेंट ऑफ टैक्स का आपका चैप्टर है और पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में आपको जो है ओके उसमें ही टीडीएस टीसीएस का एक पार्ट मिलेगा। सबसे पहले टीडीएस और टीसीएस अंडर जीएसटी समझ लेते हैं। देखो, आपने टीडीएस टीसीएस कंसेप्ट इनकम टैक्स में पढ़े होंगे। इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट अलग है, वो भी केस में ऐसा ही होता है कि ओके जो आपका इनकम का सोर्स है, यानी जिससे आपको पैसा आ रहा है, वो आपका टीडीएस कट कर लेता है। लेकिन टीडीएस टीसीएस का क्या ऑब्जेक्ट है जीएसटी में? चलो यारो, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई टीडीएस टीसीएस जो है जीएसटी में क्यों कट होता है और कौन से केस में कट होता है और आपको कौन से पॉइंट्स एग्जाम के हिसाब से अच्छे से करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस बार टीडीएस टीसीएस पे एमसीक्यू में या कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ गया तो आपको पूरा स्कोर करना है। क्या आप रेडी हो? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। तो चलिए, सबसे बात करते हैं दो सेक्शन ये है। ओके, यहाँ पे टीडीएस टीडीएस आपका सेक्शन 51 में कट होता है और टीसीएस आपका सेक्शन 52 में कट होता है। दोस्तों, अगर आप टीडीएस की बात करें तो टीडीएस जीएसटी में क्यों लाया गया? देखो, यहाँ पे एक सर्वे हुआ था जीएसटी आने के बाद या उसके पहले भी एक्साइज सर्विस टैक्स और वैट में, कि इंडिया में गवर्नमेंट के छोटे छोटे सप्लायर्स बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, ओके, इनके छोटे छोटे बहुत से सप्लायर्स। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट होगा और उनके स्टेशनरी सप्लायर, तो उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लायर्स, ये सप्लायर्स, ऐसे बहुत से छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं जिनके जो सप्लायर्स मतलब टर्न और 20 लाख के ऊपर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे छोटे सप्लायर्स गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, ओके, वो ना जीएसटी देने में इग्नोर करते हैं, क्योंकि भाई हमारा बायर तो गवर्नमेंट ही है। अगर हमारा बायर गवर्नमेंट है तो क्या जीएसटी देने का, क्या करने का, बायर तो गवर्नमेंट ही है। और कैसा होता है, गवर्नमेंट के टेंडर जब निकलते हैं तो गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते वक्त जो है यहाँ पे बहुत सी बार बहुत निगोसिएशन होता है, क्योंकि प्राइस में निगोसिएशन होता है। तो सप्लायर बहुत कम मार्जिन में गवर्नमेंट का टेंडर लेता है। अब कम मार्जिन में गवर्नमेंट का टेंडर लेता है, लोकल अथॉरिटी का टेंडर लेता है, उसको बचता कुछ नहीं है और उस पर भी जीएसटी लगता है। तो ऐसे केस में टू अवॉइड द जीएसटी, ओके, व्हेन रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट, ध्यान सुनना, टू अवॉइड द जीएसटी व्हेन रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजी होती थी। तो फिर यहाँ ओके ये जब सर्वे हुआ ओके यहाँ पे कि अगर हम पूरा सप्लाई का, अगर पूरा इंडिया में ओके यहाँ पे पोर्शन देखा जाए
तो अराउंड टोटल जीएसटी के कलेक्शन में और सप्लाई में 6 to 7% का सप्लाई गवर्नमेंट सेक्टर्स को है, और ये बहुत बड़ा सप्लाई था। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बहुत सोचा कि भाई ये जो गवर्नमेंट के सप्लायर्स है ये टैक्स अवॉइड करते हैं, लिटिगेशन क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी चीजों को स्ट्रेच करते हैं, तो किस तरह से इनके ऊपर ट्रैक रखा जाए और किस तरह से इनके ऊपर ट्रेल रखा जाए। तो ऐसे केस में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यहाँ पे टीडीएस वाला। अब टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा समझ लो कि सप्लायर के बिहाफ पे थोड़ा अर्ली पेमेंट कर देना गवर्नमेंट को, और उससे डेटा कैच कर लेना। देखो इसके ऑब्जेक्ट क्या है? पहले सप्लायर के बिहाफ पे जीएसटी का अर्ली पेमेंट कर देना, दूसरा डेटा ट्रैक कर लेना कि गवर्नमेंट के कौन से सप्लायर है, और तीसरा एक बार डेटा जीएसटी के पास आ गया तो जीएसटी फिर डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं। सर थोड़ा इसको समझाओ ना कि टीडीएस का मतलब क्या। बताता हूँ। जैसे एक सप्लायर है, ध्यान से सुनो, एक सप्लायर है, और रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन? तो रिसिपिएंट नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रिसिपिएंट होने चाहिए। अब ये नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रिसिपिएंट मतलब क्या? मतलब हो सकता है गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, या गवर्नमेंट एजेंसी हो। मतलब देखो, लेने वाला गवर्नमेंट होगा, यानी सारे इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये लर्न करके जाना। सॉरी, हु शुड बी द रिसिपिएंट? तो रिसिपिएंट जो है गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, या अगर हम देखें तो गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी क्या? तो गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक है, या कोई सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहां तक तो क्या था कि यहाँ ये गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज होगी। कौन कौन सी? एक बार मेरे साथ लर्न करो। अगर रिसिपिएंट, चलो मेरे साथ लर्न करो, अगर रिसिपिएंट गवर्नमेंट होगा, लोकल अथॉरिटी होगा, गवर्नमेंट एजेंसी होगा, या गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, और पीएसयू, ये सारी गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज है। और उन्होंने जो है लास्ट ईयर में एक ऐड किया मेटल स्क्रैप वाला, मेटल स्क्रैप बाय रजिस्टर पर्सन टू अनदर पर्सन। ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। अगर रिसिपिएंट, लेने वाला, नोटिफाइड पर्सन होगा तो टीडीएस की प्रोविजन एक्टिव हो जाएगी। चलो यहां तक समझा गया? यहां तक समझा तो मेरे साथ कम्युनिकेट करो, देख क्या रहे हो, वन टाइप करो, देखो आगे कितना और बढ़िया हम डिस्कस करने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं। मेरे ये डिस्कशन के बाद फटाफट इमीडिएट क्वेश्चन यार पढ़ लेना। चैप्टर इज ओवर। क्लियर? तो ऐसे केस में रिसिपिएंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, या ये नोटिफाइड पर्सन हो गए, तो ये केस में टीडीएस की प्रोविजन एक्टिव होगी। अब टीडीएस की प्रोविजन एक्टिव होगी मतलब क्या? मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, सप्लायर है, और सप्लायर ने गवर्नमेंट को सप्लाई या गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज को सप्लाई किया, जो नोटिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में आती है। सर ये आरआर बैच यूट्यूब पे सेव रहता है क्या? जो लेक्चर में यूट्यूब पे लेता हूँ वो सेव ही रहता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये सप्लायर जो है रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है। ओ भाई साहब, वैल्यू कितना हो? 1 लाख का बिल बना है। अब 1 लाख का बिल बना है, जीएसटी 12,000। तो नॉर्मली ये बताओ, जीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? मतलब ये गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देगा? नॉर्मल लायबिलिटी किसकी होती है? जीएसटी पे करने की। भाई सप्लायर ने इनवॉइस बनाया, जीएसटी लगाया, तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, तो ये केस में ये बताओ यहाँ पे जीएसटी कौन देगा? नॉर्मली सप्लायर ही देगा। नॉर्मली सप्लायर देगा। मतलब इसकी लायबिलिटी जो भी है, इसकी लायबिलिटी 12,000 हुई, 12,000 लेस कुछ आईटीसी होगा तो आईटीसी ले लेगा, और बाकी जो है आईटीसी होगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं, तो इतना गवर्नमेंट को पे कर देगा। सुनो, इतना गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब अज्यूम करते हैं कि इसका सप्लायर का कोई आईटीसी नहीं है। अज्यूम कर लिया अगर सप्लायर का कोई आईटीसी नहीं, आईटीसी होगा तो उसका डिडक्शन लेगा, और वो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा। ओ भाई साहब, अगर आप कनेक्टेड हो तो मेरे साथ इंटरेक्ट करो फटाफट। मैं कह रहा हूं आपको इंटरेक्ट करना है, और मैं कह रहा हूं समझा कि नहीं समझा तो फटाफट टाइप करके बताना है क्या। तो यहाँ पे ध्यान रखो सभी लोग। तो पास होना है ना आपको। चलिए, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो इंटरेक्ट नहीं करते, सिर्फ सुनते रहते हैं, डम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। इंटरेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो अब टैक्स तो सप्लायर ही देगा ना। अब टैक्स तो बेटा सप्लायर ही देगा। अब टैक्स अगर सप्लायर देगा तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अब ध्यान से सुनो, अब यहां ट्रिकी पॉइंट है, मेरे तरफ ध्यान देना। टैक्स तो सप्लायर ही देगा। टैक्स 12,000 ही देगा और सप्लायर ही देगा। फिर क्या होगा? अब गवर्नमेंट क्या कहती है, ये ना छोटे छोटे सप्लायर ना, ये ना टैक्स अवॉइड करते हैं। इनका डेटा, ये जो सप्लायर है जो गवर्नमेंट को ही सप्लाई करते हैं,
इनका डेटा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास नहीं आता है। ओके, ये अवॉइड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि बायर रिसिपिएंट है। तो इनका डेटा कैसे कैप, एक स्टेशनरी वाला है, ओके, कोई इलेक्ट्रिकल वाला है, ये छोटे छोटे सप्लायर, इनका डेटा कैसे कैच करे? तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या सोचा, देखो रिसिपिएंट तो हमारी गवर्नमेंट है, चलो अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, ये डिपार्टमेंट होगा, वो डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, पर है तो गवर्नमेंट। तो एक काम करते हैं, ओके, ये रिसिपिएंट को कहते हैं कि एक काम कर, जब तेरे को जीएसटी आएगा ना, और ये जो जीएसटी आएगा तू इसको 12, ओके, तू इसको कितना पे करेगा, 1 लाख, और जीएसटी 12,000, तो गवर्नमेंट उसको 12,000 पे करेगा। तो ये जो रिसिपिएंट है, वो रिसिपिएंट को कहते हैं कि इसको पूरा 12,000 मत दे, ओके, इसको 12,000 मत दे, ओके, जो वैल्यू है, जो प्राइस है 1 लाख, ये 1 लाख का 2% कट कर ले। अब ये 1 लाख का 2% जो है, तो रिसिपिएंट जो है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कट कर ले, तो ये टीडीएस की प्रोविजन लग जाएगी, कितना, ओके, रेट है 2%, एंड डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑफ सप्लायर, एक लाइन प्रॉपर अपने को समझाओ, डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑफ सप्लायर, यानी रिसिपिएंट सप्लायर का, ए भाई सुनना मेरे, ओके, इधर ध्यान दे, रिसिपिएंट सप्लायर का, ओके, टैक्स डिडक्ट कर लेगा, यानी वो लायबिलिटी सप्लायर की है पर कुछ परसेंटेज, ओके, टैक्स डिडक्ट कर लेगा, कितना, 2%, सीजीएसटी होगा तो 1%, एसजीएसटी होगा तो 1%, और आईजीएसटी होगा तो 2%, ऐसे 2%, ओके, इसका टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओके, तो ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, कितना भाई साहब, 2,000 पे कर देगा। अच्छा, ये क्या, ये जो इसने टैक्स पे किया 2,000, क्या ये अपना टैक्स पे किया क्या? नहीं नहीं, रिसिपिएंट ने अपना टैक्स नहीं पे किया, उसका टैक्स, ओ भाई साहब, उसका बिल इसने फाड़ा। ओके, तो जहां तक देखा जाए इसने उसके बिहाफ पे कर दिया। और अब ये क्या करेगा रिसिपिएंट सप्लायर को बोलेगा, देख भाई 2,000 जो है तेरा मैं कट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है ऐसा, ओके, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। अब मैं तुझे जो पे करूंगा, मुझे देना कितना था, 1,12,000, उसमें से 2,000 तो पहले ही मैंने गवर्नमेंट को तेरा दे दिया। ओके, तो अब बचा कितना, तो नेट पेमेंट ये करेगा 1,10,000 का। ओके, नेट पेमेंट करेगा 1,10,000 का। वो उनकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, हमको अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में नहीं जाना है, हमें लॉ पढ़ना है, और हमें एग्जाम में क्या लिखना है, ओ भाई, ओके, हमें एग्जाम में ये लिखना है, ओके, ए बेटा, ओके, रिसिपिएंट तेरा 2,000 काटेगा, रिसिपिएंट मतलब ये नोटिफाइड पर्सन तेरे 2,000, ये नोटिफाइड पर्सन को तूने सप्लाई किया, तो ये नोटिफाइड पर्सन तेरे 2,000 कट करेंगे। ओके, तो अब यहां पे सप्लायर अपनी लायबिलिटी कंप्लीट करेगा, उसका तो सिर्फ टीडीएस कट किया गया, सप्लायर अपनी लायबिलिटी कंप्लीट करेगा। अब बताओ, ये सप्लायर अगर अपनी लायबिलिटी कंप्लीट करेगा, तो पहले तो ये बताओ कि गवर्नमेंट ये टीडीएस काटने का फायदा क्या हुआ? ओके, फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, इनका सप्लायर का डेटा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनका टीडीएस काटा होगा, तो गवर्नमेंट ने जब इनका टीडीएस काटा होगा, तो सारा डेटा, ओके, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास चले गया। ओके, यानी गवर्नमेंट को रिटर्न, टीडीएस का रिटर्न देना पड़ता है, टीडीएस का पूरी डिटेल देना पड़ता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास डेटा आ गया कि कौन कौन सप्लायर है। मतलब क्या, अब ये सप्लायर नहीं बच सकते, क्यों? क्योंकि टीडीएस काटना और उसका डिटेल आ जाना, तो भाई साहब अब गवर्नमेंट इन सप्लायर पे पूरा ट्रैक रखेगा कि तुम्हारे टीडीएस कटे हुए हैं, मतलब तुमने धंधा किया हुआ है। ओके भाई साहब, जीएसटी देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट सप्लायर पे पूरा ट्रैक रखेगा, ये उसका ऑब्जेक्ट था। ए भाई, समझा क्या नहीं समझा? यस। अब आया सप्लायर। ओके, सप्लायर की लायबिलिटी कितनी थी? सप्लायर की लायबिलिटी थी 12,000। ओ 12,000। ओके, अब आप बोलोगे क्या सप्लायर को पूरे 12,000 पे करना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट को? ए बोल, सप्लायर को आप बोलोगे ए सप्लायर तू पूरा 12,000 पे कर, वो बोलेगा मैं पूरा क्यों कैसे पे करूं, मेरा ऑलरेडी 2,000 डिडक्ट किया हुआ है। ओके, मतलब मेरी लायबिलिटी 12 थी, मैं मानता हूं। ओके, मेरी लायबिलिटी 12 थी, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें से मेरे बिहाफ पे तो उसने टीडीएस काटा हुआ है ना, गवर्नमेंट को दे दिया है, तो मैं पूरा क्यों पे करूं? तो अब सप्लायर कितना पे करेगा भाई साहब? तो अब देखो मैकेनिज्म कैसा है नाउ। ओके, इसने रिसिपिएंट ने जो भी टीडीएस काटा, कितना टीडीएस काटा? 2,000, ये सप्लायर के कैश लेजर में आ जाता है। ओके, ये जो टीडीएस कटा हुआ पैसा है, ये टीडीएस कटा हुआ पैसा सप्लायर के कैश लेजर में आता है। इसलिए पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर अगर आप देखते हो, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में ई कैश लेजर में, ओके, ई कैश लेजर देखो, याद करो मैंने रिवाइज किया था, ई कैश लेजर के क्रेडिट साइड में, ओके, आपने जो पैसा डिपॉजिट किया बैंक को आता है, और किसी ने अगर टीडीएस टीसीएस कट किया होगा, तो वो भी पैसा इसमें जमा हो जाता है, यानी वो आपका ही कैश पेमेंट माना जाता है।
ओके, तो आपके कैश लेजर में आता है। तो चलो भाई साहब, सप्लायर खुश हो गया। सप्लायर क्या खुश हो गया कि मेरे कैश लेजर में आ रहा है क्या? हाँ, फिर ठीक है, मेरे वैलेट में आ गया। ओके, मेरा कटा हुआ पैसा मेरे वैलेट में आ गया। अगर मेरे वैलेट में आ गया तो कोई बात नहीं भाई। ओके, मैं अब इसको जो यूज करूंगा, सुनो, इसको जो मैं यूज करूंगा, ओके, मैं मेरे यहाँ पे मेरा जो टैक्स है 12,000 के लिए 2,000 यूज कर लूंगा। मतलब इन शॉर्ट, ओके, यहाँ पे 12,000 मेरी लाइबिलिटी थी, अज्यूम करना आईटीसी कुछ नहीं है, तो 12,000 मेरी लाइबिलिटी थी, 2,000 मेरे कैश लेजर में आ गया, बाकी का मैं बैंक से डिपॉजिट कर दूंगा। यानी वो कुछ ऐसा समझ लो कि आपका अमेजोन का वैलेट है। ओके, तुमने कोई यहाँ पे ओके तुमको रॉन्ग प्रोडक्ट दिया, सुनो, ओके, तुमको रॉन्ग प्रोडक्ट या तुम्हारा प्रोडक्ट तुमने रिटर्न कर दिया, तो तुम्हारे वैलेट में पैसा आ जाता है और बाकी आप अदर परचेस के लिए वो पैसा यूज कर सकते हो। कैश कम देने की जरूरत है। बस यहाँ पे भी वैसा है, अगर तुम्हारा पैसा कट कर लिया, ओए सुन सुन, तुम्हारा पैसा कट कर लिया तो तुम्हारे कैश लेजर में आ गया, अब वो यूज कर लो टैक्स पेमेंट के लिए। और समझा क्या? समझा होगा तो बोलो यस सर, समझ में आ गया, ये हुई ना बात। ओके चलो, तो ये था रिगार्डिंग टू टीडीएस प्रोविजन। तो इसमें व्हाट इज द टेक अवे फॉर एग्जाम? ओके, टेक अवे फॉर एग्जाम कि सेक्शन 51 का टीडीएस की प्रोविजन तभी लगती है जब रिसिपेंट नोटिफाइड पर्सन हो। अब नोटिफाइड पर्सन में ये लिस्ट लर्न करके जाना। ओके, और लास्ट वाला देखो क्या है, अगर सप्लाई मेटल स्क्रैप बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई मेटल स्क्रैप एक रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है, तो वो सिचुएशन में जो भी है, ओके, टीडीएस कट होगा। ओके, ए समझा? ओके चलो, यस सर बोलो। ओके डन। तो अब देखो यहां पे ये तो हमने देख लिया। ओके, नोटिफाइड पर्सन पहला टेक अवे। दूसरा टेक अवे क्या है? अगर टीडीएस क्या रेट से कटेगा? टीडीएस 2% रेट से कटेगा। ओके, 2% ऑफ वैल्यू, मतलब सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1% और आईजीएसटी होगा तो 2%। सर आईजीएसटी के केस में भी टीडीएस कटेगा क्या? बिल्कुल। ओके, सप्लायर महाराष्ट्र का है और गवर्नमेंट गुजरात की है। ओके, महाराष्ट्र का सप्लायर गुजरात गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा होगा तो गुजरात गवर्नमेंट आईजीएसटी का टीडीएस काटेगी। तीसरा टेक अवे क्या है? तीसरा टेक अवे यहाँ पे है कि जो भी टीडीएस का पैसा कट होगा, ओके, यहाँ पे वो सप्लायर के कैश लेजर में आएगा और सप्लायर अपने असेसमेंट में यूज कर लेगा। ओके चलो, टीडीएस की प्रोविजन पढ़ लेते हैं फटाफट। टीडीएस की प्रोविजन पढ़ लेते हैं। ओके, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? तो टीडीएस यहाँ पे ये लिस्ट लर्न करके जाना, कौन कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, पीएसयू, सोसाइटी एस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट, अथॉरिटी और बोर्ड एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद में रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मेटल क्लास टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मेटल स्क्रैप। उसके बाद में व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? टीडीएस का रेट क्या है भाई साहब? लर्न करके जाना। 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी और 2% आईजीएसटी। अब देखो उसके बाद में मैं जो कहने जा रहा हूं यहाँ पे, ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट, ओके, ये लर्न करना। अब ये क्या कहती है देखो, TDS is applicable only when taxable value, underline taxable value, taxable value of contract exceeds 2.5 lakhs, excluding GST, excluding GST। अब देखो आपने अगर मेरा लास्ट सेशन ईवे बिल का देखा होगा तो ईवे बिल में कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 निकालने के लिए जीएसटी ऐड करना पड़ता है। ए बोलना हाँ, देखा होगा तो बोलना हाँ है जी, बोला भाई साहब, ये ना बात। ओके, तो जहां तक देखा जाए ईवे बिल होगा तो उसमें जीएसटी ऐड करके देखना पड़ता है, और ईवे बिल ही एक ऐसा है जहां जीएसटी ऐड करके देखना पड़ता है। बाकी केस में आप जब भी वैल्यू लोगे तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी लोगे। तो मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख, मतलब क्या? ओके, सारे जो गवर्नमेंट के सप्लायर्स है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज को सप्लाई करते हैं, क्या सबका टीडीएस कटेगा? क्या सबका टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, किसका कटेगा भाई साहब? ओके, कटेगा किसका? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ओए सुन, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर होगा, एक्सीड्स मतलब ऊपर होगा, तो वो केस में टीडीएस कटेगा excluding GST. TDS is deducted at the time of credit or payment whichever is earlier. Okay, at the time of credit or payment whichever is earlier. अब ये थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखो इसको क्या समझ लो, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, आपका ओके एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था और या लोकल एजेंट, लोकल कॉर्पोरेशन था और लोकल अथॉरिटी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा देखो आपको स्टेशनरी सप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा, कितने की चाहिए? तो बोला साल भर का टेंडर था उनका, पूरे साल भर का टेंडर का उनका टेंडर निकलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख थी। ओके, यानी वो पूरा टेंडर मैंने ले लिया साल भर का, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 लाख का। तो ऐसे सिचुएशन में
ये 2 लाख का इमीडिएट माल देना है क्या? नहीं, ये तो टेंडर उठाया मैंने 2 लाख का। अब धीरे-धीरे मैं ये 2 लाख के अंडर में सप्लाई करते जाऊँगा, इनवॉइस बनाते जाऊँगा, सप्लाई करते जाऊँगा, इनवॉइस बनाते जाऊँगा। तो ऐसे सिचुएशन में भाई साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें इनवॉइस वैल्यू नहीं देखना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर यहाँ पे 2 लाख होगी, मतलब 2.5 लाख से कम है, तो यहाँ टीडीएस कटेगा क्या? नहीं, टीडीएस नहीं कटेगा। समझ लो, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपका पहला इनवॉइस बना, I1, दूसरा इनवॉइस बना I2, पहला इनवॉइस 1,50,000 का बना। हमें इनवॉइस वैल्यू नहीं देखनी, इनवॉइस तो 10 बनने दो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख से नीचे तो फिर टीडीएस रिसिपिएंट नहीं काटेगा। लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख के ऊपर है तो यस, टीडीएस रिसिपिएंट काटेगा। रिसिपिएंट ऑफ टीडीएस जो काटेगा वो कैसे? तो इवन दो कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का है, लेकिन जैसे जैसे इनवॉइस और पेमेंट होते जाएगा, जैसा पहला इनवॉइस समझ लो और उसका पेमेंट क्रेडिट हुआ, हाँ, पेमेंट जैसे जैसे पेमेंट क्रेडिट होगा उतने अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। तो पहला पेमेंट हुआ 2 लाख रुपीस तो उसका टीडीएस काटा जाएगा, दूसरा पेमेंट हुआ 1 लाख रुपीस तो उसका टीडीएस काटा जाएगा। ओ भाई साहब, टीडीएस कट होगा कि नहीं होगा? मेरे साथ जोर से बोलो, आजू बाजू सब सुनने चाहिए। टीडीएस कट होगा कि नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे है, पर टीडीएस जो कटेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जैसे जैसे पेमेंट आएगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे जैसे पेमेंट आएंगे उस अमाउंट पे रिसिपिएंट टीडीएस कट करेगा। और ये समझाओगा तो फटाफट कहिए और 2 टाइप कीजिए कि यस सर समझ गया। और अभी तक लाइक नहीं किया क्या यार? लाइक करो, शेयर करो, और अपनी कमेंट जरूर देना जो भी ऑफलाइन यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हमने देखा कि आपका टीडीएस पेमेंट समझा क्या? ये प्लीज बताओ, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है प्लीज बताओ, समझा कि नहीं समझा? चलो, तो ये हमने देखा कि टीडीएस कैसे कटेगा। उसके बाद में ड्यू डेट। भाई अब देखो, ये रिसिपिएंट ने टीडीएस तो काट लिया, सुनो, ये रिसिपिएंट ने टीडीएस तो काट लिया। अब ये रिसिपिएंट ने टीडीएस कट करने के बाद इसको तो गवर्नमेंट को देना है ना, तो वो कैसे देगा? ये भी मंथली बेसिस पे देखा। ये भी मंथली, यानी पूरे मंथ का जो भी लोगों का समझ लो 100 सप्लायर्स है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके 100 सप्लायर्स है, तो 100 लोगों का उसने टीडीएस काटा होगा, तो एक साथ गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पे देगा। डिडक्टर, जिसने टीडीएस डिडक्ट किया होगा, shall deposited the TDS deducted by 10th of succeeding month। ओए सुन रे, मतलब अगले महीने के 10 तारीख तक पूरा पैसा टीडीएस काटा हुआ गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। टीडीएस सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A टू बी प्रोवाइडेड टू डिडक्टिव। अब टीडीएस कटा, उसका सर्टिफिकेट सप्लायर को भेजना पड़ेगा कि तेरा टीडीएस काट के हमने दे दिया गवर्नमेंट को। आप फिर मत बोलना, देख भाई तेरा टीडीएस हमने गवर्नमेंट को दे दिया, फिर बोलने का नहीं। अपन ऐसा ही है। तो ऐसे सिचुएशन में वो सर्टिफिकेट सप्लायर को भेज देगा। टीडीएस रिटर्न भी देना पड़ेगा। अब रिटर्न क्यों देना पड़ेगा? डेटा भेजना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट डेटा के लिए तो सब कुछ कर रही है। तुमने टीडीएस पे कर दिया, गवर्नमेंट को पैसा थोड़ी चाहिए, और पैसा मिलता है तो बात अलग है। लेकिन पैसे से ज्यादा डेटा चाहिए। अब तुम गवर्नमेंट को डेटा कैसे दोगे कि कौन कौन सप्लायर दे, किसका किसका टीडीएस काटा, कितना वैल्यू था, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी थी, सब डेटा दो गवर्नमेंट को। तो रिसिपिएंट जो है सब डेटा देगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे टीडीएस रिटर्न, तो यस, टीडीएस रिटर्न 7 में जाएगा। अब थोड़ा ये लर्न करना, रिटर्न 7 में है और टीडीएस सर्टिफिकेट 7A में है। और टीडीएस रिटर्न जाएगा ऑन और बिफोर 10 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। मतलब क्या? अगले महीने के 10 तारीख तक, ये सुन, अगले महीने के 10 तारीख तक ये रिसिपिएंट ने जो टीडीएस काटा हुआ है, तो रिसिपिएंट उसका टीडीएस भी पेमेंट कर देगा, और जिसका जिसका टीडीएस कटा है, उसका सारा डेटा भी गवर्नमेंट को दे देगा। तो नॉन कंप्लायंस अगर नहीं दिया तो रिसिपिएंट ने, बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है लिथार्जिक होते हैं, काम नहीं करते, तो नहीं टीडीएस के कंप्लायंस किए, तो अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने टीडीएस के कंप्लायंस नहीं किया और लेट टीडीएस दिया तो 18% का इंटरेस्ट तो लगाएगी, क्योंकि टीडीएस विद इन टाइम पे नहीं किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लगाएगी। हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लगाएगी, और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रफ स्टेट पेनल्टी भी लगेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, सबको देना पड़ेगा। सबको पैसा देने का पड़ेगा। तो देना है यहाँ पे। उसके बाद में ये टीडीएस जो लिया वो ई कैश लेजर में जमा हो जाएगा। आपका जो भी टीडीएस कट किया गया वो ई कैश लेजर में जमा हो जाएगा। अगर गलती से टीडीएस कट हुआ तो रिफंड मिल सकता है, लेकिन अगर सप्लायर के ई कैश लेजर को पैसा जमा हो गया तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा। और लास्ट एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सितंबर एग्जाम देखो तो मैंने लास्ट टाइम किया था, मेरा लास्ट वीडियो देखना, आपने लास्ट वीडियो देखना, और मैंने कहा था टीडीएस कहाँ अप्लीकेबल नहीं है, इस पर केस स्टडी या एमसीक्यू आएगा। और भाई साहब मैंने कहा
और सितंबर एग्जाम में ओके यहाँ पे वो आया, ओके एमसीक्यू में केस स्टडी बना के आई, ओके और मैंने कहा था कि भाई यहाँ नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस पढ़ के जाना और टीडीएस कैसे कट होता है ये पढ़ के जाना, ओके और आया एमसीक्यू। तो भाई साहब मैं फिर से कहता हूँ इसकी तैयारी अच्छे से करके जाना। टीडीएस कहाँ कहाँ कट नहीं होता है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ओके लेस देन और इक्वल्स टू 2,50,000। ओके अगर 2,50,000 है उससे कम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी तो टीडीएस कट नहीं होगा। उसके बाद में अगर कोई आप ऐसा सप्लाई कर रहे हो नोटिफाइड पर्सन को जो एग्जम्प्ट है तो एग्जाम का टीडीएस क्यों काटेंगे भाई? एग्जाम पे कॉमन सेंस है, जीएसटी नहीं आता है तो टीडीएस किस बात का है? ओके तो टीडीएस नहीं कटेगा। सप्लाईज अंडर आरसीएम ओके अगर आपका सप्लाई कुछ ऐसा है कि जो आरसीएम में आता है, ओके समझ लो आपने सर्विस सप्लाई जीटीएस सर्विस है आरसीएम में आती है जहां गवर्नमेंट 100% लायबल है, ओके या स्पॉन्सरशिप सर्विस है रिसिपिएंट है जहां गवर्नमेंट 100% लायबल है, वॉट एवर इट में भी सप्लाई अंडर आरसीएम होगा तो वहां टीडीएस रिसिपिएंट टीडीएस काटेगा ही नहीं, पूरा 100% ही टैक्स देगा। सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है तो वो केस में टीडीएस नहीं कटेगा। और ये वाला पार्ट ना भाई ये ओके मैंने तो यहाँ इतना सा दिया बड़ा बड़ा काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके वेरी इंपॉर्टेंट। एलओएस पीओएस आर इन सेम स्टेट बट एलओआर इन डिफरेंट स्टेट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन डिफरेंट स्टेट। अब थोड़ा ये वाला पार्ट समझ लो, ओके तो मैं थोड़ा ये समझा देता हूं। समझ लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात, ओके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र सप्लायर जो है महाराष्ट्र में और यह गुजरात में ले लो सूरत लोकल अथॉरिटी, सूरत लोकल अथॉरिटी मतलब कॉरपोरेशन ऑफ सूरत गुजरात की। अब ये जो सूरत लोकल अथॉरिटी है इसने सप्लायर को बोला कि देख बॉम्बे में हमारा एक डिपार्टमेंट है, इनका सूरत लोकल अथॉरिटी का एक डिपार्टमेंट है बॉम्बे में इनका, तो तू ना कुछ गुड्स का सप्लाई हमारे मुंबई में ही, ओके मुंबई में ही गुड्स का सप्लाई ओके वहां पे तू कर दे, पेमेंट हम करेंगे, बिल हमारे नाम पे भेज। यानी ये जो है ये डिलीवरी यहां करेगा, ओके ये जो है डिलीवरी महाराष्ट्र में ही करेगा, ओके डिलीवरी महाराष्ट्र में ही करेगा लेकिन रिसिपिएंट इनवॉइस इसके नाम का जाएगा, इनवॉइस इसके नाम का जाएगा। अब मेरी बात सुनना, अब लॉ क्या कहता है? सबसे पहले बताओ अगर गुड्स का सप्लायर महाराष्ट्र में ही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में, नो डाउट इसका पीओएस ओके महाराष्ट्र में आएगा। अगर आपको पीओएस याद होगा तो रूल 10 जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी तो रूल ओके यहाँ पे सेक्शन 10(1) के हिसाब से पीओएस महाराष्ट्र का ही रहेगा। क्यों महाराष्ट्र का रहेगा? क्योंकि डिलीवरी महाराष्ट्र में है, तो ऐसे केस में ओके प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र का ही रहेगा, फिर वो गुड्स हो या सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है इफ लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों भी महाराष्ट्र में है, ये दोनों भी महाराष्ट्र में है, एंड रिसिपिएंट लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ये गुजरात में है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो सप्लाई हुआ, देखता हूं किसका कॉमन सेंस है, ये जो सप्लाई हुआ कहां? महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में, इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में, लेकिन लेने वाला गुजरात में, तो टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी अगर लगेगा तो फिर टीडीएस कटेगा, आईजीएसटी अगर लगता है तो टीडीएस कटेगा, पर कौन सा टैक्स लगेगा? अगर आपको समझा होगा तो यहां पे लगेगा, अगर दोनों सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी और महाराष्ट्र का एसजीएसटी लगेगा। इवन दो रिसिपिएंट महाराष्ट्र के बाहर है पर इसके ऊपर सीजीएसटी, क्यों? क्योंकि एलओएस और पीओएस बोथ आर इन सेम स्टेट, तो एलओएस और पीओएस दोनों स्टेट में है, तो वो सिचुएशन में ओके सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर आईजीएसटी लगता और रिसिपिएंट अदर स्टेट का होता, सुनो मेरी बात, आईजीएसटी लगता और रिसिपिएंट अदर स्टेट का होता, तो वो सिचुएशन में यहां पे
टीडीएस कट जाता, आईजीएसटी का टीडीएस 2% कट जाता। लेकिन अब वो क्या कहते, देखो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक एक लाइन ध्यान सुनना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर सेम स्टेट में है और रिसिपिएंट अदर स्टेट में, सुनो रिसिपिएंट अदर स्टेट में है, तो ऐसे केस में यहां टीडीएस की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, यहां पे टीडीएस की प्रोविजन, टीडीएस प्रोविजन not applicable and no TDS is deducted, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके, देखो रिसिपिएंट अदर स्टेट में, रिसिपिएंट सेम स्टेट में होता तो फिर तो कट जाता टीडीएस, क्योंकि सीजीएसटी और एचजीएसटी, पर अगर रिसिपिएंट अदर स्टेट में है तो नहीं कटेगा। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये टीडीएस, सूरत का डिपार्टमेंट टीडीएस काट ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको टीडीएस काटना है तो सीजीएसटी का और महाराष्ट्र एसजीएसटी का, क्योंकि वहां जो लग रहा है वो महाराष्ट्र का एसजीएसटी लग रहा है, तो वो गुजरात के पोर्टल में महाराष्ट्र एसजीएसटी का टीडीएस काट ही नहीं सकता, वो प्रोविजन ही नहीं है पोर्टल में। ओके, हाँ तुम रिसिपिएंट अगर महाराष्ट्र में ही होता तो पोर्टल सेम है, ओके वो टीडीएस काट लेता, पर ये तो गुजरात में ना, और गुजरात के पोर्टल में महाराष्ट्र का एसजीएसटी का टीडीएस काटना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ओके, अब तो आपको लर्न कैसे करना है, लॉजिकली तो मैंने बता दिया, आपको लर्न कैसे करना है, अगर एलओएस और पीओएस सेम स्टेट में होंगे और रिसिपिएंट अदर स्टेट में होगा तो वो केस में टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, ये समझा गया? समझा होगा तो जोर से यहाँ पे 3 टाइप करो, लाइक करो, ओके, और अपनी कमेंट जरूर देना। ये हुआ रिगार्डिंग टू यहाँ पे एलओएस और पीओएस इन सेम स्टेट एंड एलओआर इन डिफरेंट स्टेट। उसके बाद में एसओजी और एसओएस यानी गुड्स और सर्विस सप्लाई किया बिटवीन नोटिफाइड पर्सन, ओके, अंडर 51A to D। हाँ, अब ये वाला पॉइंट समझ लो, अगर आप नोटिफाइड पर्सन के बीच में सप्लाई करते हो, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करता है, एक लोकल अथॉरिटी दूसरे लोकल अथॉरिटी को सप्लाई करती है, ओके, तो वो केस में टीडीएस नहीं कटेगा। यानी जितने भी नोटिफाइड पर्सन है वो एक में को सप्लाई करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, एक्सक्लूडिंग क्या, मेटल स्क्रैप रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, मेटल स्क्रैप के केस में तो कटेगा, बाकी इंटर डिपार्टमेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने टीडीएस को कंप्लीट किया। ओके, डन 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 डन, मजा आ गया आपको? चलो अब थोड़ा टीडीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, ओके, और डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन भी कर दूंगा और यहाँ पे ओके आपके साथ फटाफट डिस्कस भी कर लेता हूँ। अब एक टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन आपके क्वेश्चनर में होगा और वो क्या, ओके, पहला क्वेश्चन देखो, ये तो पहले का तीसरा पार्ट बड़ा पहले का 4th पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स। अगर ये क्वेश्चन आए तो बस सारे नोटिफाइड पर्सन रट्टा मारना है आपको और वो रट्टा मार के लिख देना है, जो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसमें 51% से ज्यादा स्टेक है, सोसाइटी बाय गवर्नमेंट, पीएसयू वगैरह। उसके बाद में वेदर पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स इवन दो सप्लायर हैज चार्ज जीएसटी इन हिज इनवॉइस। हाँ, वेदर पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स इवन दो इफ सप्लायर हैज चार्ज जीएसटी इन हिज इनवॉइस। यस, ओके, वो जीएसटी चार्ज करेगा तो ही तो हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे ना, पर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर होगा तो हम जरूर टीडीएस उसका डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बट टीडीएस की प्रोविजन कब अप्लीकेबल होती है, इफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000, एक्सीड्स 2,50,000 द टीडीएस की प्रोविजन अप्लीकेबल होगी। स्टेट द केसेस वेयर प्रोविजन ऑफ टीडीएस नॉट अप्लीकेबल। भाई साहब ये अच्छे से पढ़ के जाना, कौन कौन से केसेस में टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होता है, काटने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, तो सर ये क्वेश्चनर में ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में सेकंड पार्ट। ओके, चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स में सेकंड पार्ट टीडीएस और टीसीएस। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 17 नए क्वेश्चनर का, और आपके पास अगर पुराने बैच का एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर होगा तो रामलाल वाला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आरटीपी में 24 में आया था और आने के चांसेस भी है। देखो, रामलाल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंगेज इन द सप्लायर ऑफ, भाई रामलाल एंटरप्राइजेस दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एंगेज इन द सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज टू आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, वो इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है? आंध्र भवन है, और वो आंध्र भवन दिल्ली में लोकेटेड है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब
ये कॉन्ट्रैक्ट आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ हुआ, जो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, मतलब सर्विस लेने वाला आंध्र प्रदेश में है, लेकिन उसका भवन दिल्ली में है। ओके, उसका भवन दिल्ली में है, यानी हम सर्विस दिल्ली में दे रहे हैं पर बिल भेजेंगे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, जो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 15,50,000 and payment for the same is due in October 20XX। ओके, तो अब यहां पे थोड़ा ये समझ लो, सवाल ये है, अब देखो इन्होंने क्या कहा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 15,50,000। तो अब अगर आपको वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे तो आपको जीएसटी काट कर जो वैल्यू बचेगी वो 2.5 लाख के ऊपर है क्या? अगर मैं ओके इसको जीएसटी निकाल कर देखूं, यानी मैं 15,50,000, सुनो 15,50,000 ओके इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, मतलब जीएसटी काट कर वैल्यू 100, तो वो तो 2.5 लाख के ऊपर है, तो शायद जीएसटी कटेगा। लेकिन सोच समझ के बताना, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स इफ एनी डिडक्टेड इन अबव केस एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप केयरफुली देखते हो तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो लोकेशन ऑफ सप्लायर इन दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सर्विस दिल्ली में दी गई, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, और रिसिपिएंट अदर स्टेट में है। जब एलओएस और पीओएस, सुनना, जब ओके लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन अ सेम स्टेट एंड रिसिपिएंट अनदर स्टेट, इवन दो रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट, पर यहां टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 12 देखते हो तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके यहां जो कहां लोकेटेड है, ये दिल्ली में ही लोकेटेड है। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी दिल्ली में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां हुआ? दिल्ली में। आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना कि भाई अगर आपने गवर्नमेंट को सप्लाई किया, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा सप्लाई किया, ओके तो वो सिचुएशन में टीडीएस कटेगा। दूसरा यहाँ पे टीडीएस कब नहीं कटेगा? एलओएस और पीओएस और रिसिपिएंट अदर स्टेट में। अब पीओएस अपने कॉमन सेंस से मत लेना, सर्विस है और आपने पढ़ा है सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सेक्शन 12 आपको याद आना चाहिए। और सेक्शन 12(3) के हिसाब से जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, ओके, और यहाँ कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, वुड योर आंसर डिफरेंट इफ रामलाल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन स्कीम? नो। ओके, कंपोजिशन स्कीम में भी होगा तो भी टीडीएस कटता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम में भी होगा तो भी टीडीएस कटता है। ओके, बी केयरफुल इन दिस एरिया। चलो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा था। ओके, पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। मिस्टर भोलूराम, अ सप्लायर लोकेटेड इन मीरत, यूपी, सप्लाइड द बेडशीट्स, पिलो कवर, ब्लैंकेट टू गवर्नमेंट एजेंसी। तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये भोलूराम सप्लायर है, गवर्नमेंट को सप्लायर कर रहा है। गवर्नमेंट को सप्लायर कर रहा है तो शायद टीडीएस की प्रोविजन आ सकती है। ओके, और गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड इन यूपी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 4,61,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बाइफरगेटेड एज ब्लैंकेट 600, this one and pillow. Is government agency required to deduct TDS while making the payment to Mr. Boluram under section 51? And yes, determine the amount of tax to be deducted. पहले तो ये बताओ गवर्नमेंट एजेंसी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सुनो, ब्लैंकेट है, बेडशीट्स है, पिलो कवर्स है, ओके, और यहाँ सारे टैक्सेबल है। तो देखो, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 विदाउट जीएसटी जाती है तो ये 4,61,000 है और वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो डेफिनेटली एक्सीड्स 2,51,000, तो आपका यहाँ पे टीडीएस कट किया जाएगा। अब टीडीएस कितना कट किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 4,61,000 का 1% आपका टीडीएस कट होगा। अच्छा, ये टीडीएस जो है यहाँ मीरत यूपी में है, ओके, टीडीएस कौन सा कट करोगे? आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो सप्लायर भी यूपी में, लेने वाला भी यूपी में है, ओके, तो 1% ईच, यानी सीजीएसटी का 1% और एसजीएसटी का 1% ईच आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। ओके, ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? ये प्रॉब्लम समझ में आया तो बोलो डन 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 डन, क्लियर? ओके, उसके बाद में 3, मोहन रजिस्टर पर्सन। ओके, नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट कर दो, ये भी पढ़ के जाना क्वेश्चन। ओके, मोहन वाला देखो, Mohan, a registered person in Salem,
तमिलनाडु मेक इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू 13,57,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ए सुन, इंट्रास्टेट है, ओके, इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएस टीडीएस कटेगा, इंटरस्टेट भी होगा तो टीडीएस कटेगा। सिर्फ कब टीडीएस नहीं कटेगा? जब एलओएस और पीयूएस सेम स्टेट में है, रिसिपिएंट अदर स्टेट में है, अदर स्टेट में है। तो देखो यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ, फिर 13,57,000 का हुआ, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो क्लिक होना चाहिए, और रिसिपिएंट पीएसयू है तो सप्लाई, ओके, रिसिपिएंट पीएसयू, पीएसयू नोटिफाइड पर्सन है, पीएसयू नोटिफाइड पर्सन है और सप्लायर है, तो टीडीएस कट किया जाएगा। सुन मेरे भाई सुन, यहाँ टीडीएस कट किया जाएगा। चलिए, टीडीएस कट किया जाएगा। कंसिडरेशन सेम इज रिसीव इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ओके, कंसिडरेशन इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 इंस्टॉलमेंट में कंसिडर होगा। मतलब अब देखो यहां तुम्हारा क्या नॉलेज चेक किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया है और पेमेंट अलग अलग दी है, तो आपको 2 डिसीजन लेने हैं। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे डिसीजन लेने हैं कि टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक काम करो, 13,57,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जीएसटी निकाल लो। जीएसटी कैसे निकाल, अलग कर दो। जीएसटी को कैसे अलग करोगे? तो 13,57,000, ओके, रेट कितना दिया? 18%, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आती है 11,50,000। ये 2,50,000 से ज्यादा है। अगर ये 2,50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस तो कटेगा भाई साहब। अब टीडीएस पूरा, अब देखो सेकंड मिस्टेक क्या होती है, क्या टीडीएस पूरा 11,50,000 पे कटेगा क्या? नहीं, वो कहते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में दिया गया, तो भाई पहली इंस्टॉलमेंट का अलग कटेगा, क्योंकि टीडीएस कट कर जो होता है वो पेमेंट वाइज कट होता है भाई साहब। ओके, तो यहाँ टीडीएस पेमेंट वाइज कट होता है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे कट होगा, तो ईच इंस्टॉलमेंट 2,30,000 की आई। ओके, मतलब 11,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ईच इंस्टॉलमेंट 230 के, तो 230 का 1% ईच, तो आपका टीडीएस कट होगा। ओके, अब आगे वो क्या कहते हैं देखो। ओके, व्हाट इज द पीरियड बाय विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड गवर्नमेंट? जो टीडीएस काटा गया, ओके, वो कब देना है? तो अगले महीने की 10 तारीख देना है। चलिए, सारे क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट देख लिए। ओके, मजा आया होगा तो डन 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 लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को होना चाहिए। तो चलिए भाई साहब, ओके, ये हमने खत्म किया क्या? टीडीएस। अब बात करेंगे किसकी? टीसीएस की। ओके, मजा आया? मजा आया होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है एमजेड टाइप करो। क्यों? क्योंकि इस बार आपको 40 पार लेना है। ओके, एमजेड क्या होता है? मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए, सर ये क्वेश्चन बुक हम पीडीएफ मिल सकती है क्या? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन बुक आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आपको रिसेंट बाय करना है फिजिकल कॉपी, तो आप vsmartacademy.com पे बाय कर सकते हो। आपको ये कॉपी आने के लिए जब भी ऑर्डर दोगे वहां से 6 से 7 दिन लगेंगे, पर आपको ऑर्डर देना पड़ेगा फिजिकल कॉपी। ठीक है, चलो अब आते हैं टीसीएस। ओके, सेक्शन 52 पे सुनो, टीसीएस पे आते हैं, सेक्शन 52 पे। सर ये टीसीएस क्या होता है? ओके, वर्ड है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नाउ मैं आपको बताता हूँ, 2018 के बाद ई कॉमर्स इकोनॉमी इंडिया में बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है सिंपल वे में? जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओके सुनना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर, फिर वो गुड्स के हो, सर्विस के हो, सबसे ज्यादा स्विगी, जोमेटो, आप तो नाम सुन रहे हो, अब ब्लिंकिट सुन रहे हो। तो ई कॉमर्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी कलेक्शन में ये देखा कि ई कॉमर्स का रोल बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, बिल्कुल क्लियर डेटा मेंटेन करता है। ओके, तो क्या हम कलेक्शन मैकेनिज्म में ई कॉमर्स का कुछ हेल्प ले सकते हैं? और जो लोग ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर, अभी बहुत छोटे छोटे लोग अमेजोन पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ओके, अभी मैंने आपको ये बताऊं कि अमेजोन पे अभी मेरे एक कंसर्न ने, रिलेटिव ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, यहाँ पे, तो वो फ्लैश कार्ड वगैरह ऐसे छोटे छोटे बस स्टार्ट किया और अमेजोन पे रजिस्टर्ड हो गए। तो हर कोई अब ई कॉमर्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे सप्लायर्स ई कॉमर्स पर आने लग गए हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जितने भी लोग ये प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं अपना गुड्स बेचने के लिए, ओके, क्यों ना इनका डेटा देने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स पे रखी जाए। ओके, अमेजोन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहका देंगे इंडिया से। ओके, या फ्लिपकार्ट या कोई भी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ओके, ये बड़ी जोमेटो भाई है, ओके, लेंस कार्ट है, एग्जांपल लेते, तो इनको डेटा तो देना पड़ेगा, नहीं तो इनका धंधा ही नहीं करने देंगे हम। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने, ओके, एक कॉन्सेप्ट लाया टैक्स कलेक्शन का, जिससे डेटा भी आ जाए कि कौन सप्लायर है और अर्ली कुछ टैक्स पेमेंट भी आ जाए। ये
जीएसटी में ये मैकेनिज्म दो जगह यूज किया। एक हम आपको याद होगा तो आरसीएम में 9(5) के ईसीओ, पर 9(5) का ईसीओ जो है ना वो ओनली 4 सर्विसेज पे है। ओके, यानी 9(5) का ईसीओ मैकेनिज्म जहां 100% ईसीओ को देना पड़ता है, टीसीएस भी नहीं, जहां 100% ईसीओ को देना पड़ता है। ओके, पूरा टैक्स जिसमें उन्होंने सर्विस को ही लाया, ओनली सर्विस, वो भी मेजर 4 सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विसेज और होटल अकोमोडेशन सर्विसेज। लेकिन इंडिया में सिर्फ ये 4 सर्विसेज का धंधा थोड़ी होता है। ओके भाई, बहुत सारे गुड्स बेचे जाते हैं, अदर सर्विसेज बेची जाती है, तो उनका क्या करें? वो भी तो प्लेटफॉर्म के, आजकल तो सब कुछ प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचा जा रहा है, तो फिर उसका क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, 9(5) में तो वो 4 कैटेगरी है, ओके, वहां तो 100% टैक्स इश्यू पे है, पर 9(5) छोड़कर, मेरी बात सुनना, 9(5) छोड़कर, ओके, बाकी जो इश्यू के थ्रू धंधा कर रहे हैं, चलो उनके लिए डेटा भी ट्रैक करेंगे और उनके लिए एक टीसीएस की प्रोविजन भी लाएंगे। अब वो क्या है? ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट डेटा ट्रेल को कैच करना, ओके, और ये ई कॉमर्स पे से जो भी धंधा कर रहा है उनका सारा, ओके, डेटा कैप्चर करके उन पे ट्रैक रखना और थोड़ा बहुत टैक्स पहले ले लेना, यानी उनका टैक्स, यानी है तो टैक्स सप्लायर का ही, पर सप्लायर का टैक्स पहले थोड़ा, ओके, इसी से कलेक्ट करवाना। ओके, तो चलिए अब इसमें, ओके, मैं जो बताऊंगा इसमें अकाउंटिंग कैलकुलेशन पे ज्यादा जोर मत रखना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर कोई सप्लायर है, ओके सुनो, अगर कोई सप्लायर है और वो अपना गुड्स और सर्विसेज ईसीओ के थ्रू कस्टमर को बेच रहा है, मतलब उसने अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे या कोई सर्विस के प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस रखी और उसके थ्रू कस्टमर को अपना माल बेच रहा है, तो बेसिकली 9(5) छोड़ दिया जाए, ओके, और उन्होंने कहा ईसीओ अदर देन 9(5), सुनना, ईसीओ है आपका और ईसीओ अदर देन 9(5) है, तो ही ये टीसीएस की प्रोविजन आएगी। 9(5) होगा तो 100% लायबिलिटी आ जाएगी। तो अगर ये सप्लायर ऐसे ईसीओ के थ्रू बेच रहा है जो 9(5) में नहीं आते और रिसिपिएंट के थ्रू बेच रहा है, अब सेकंड कंडीशन, ओके, अब सॉरी, अब मैं आपको बताता हूं, टैक्स तो सप्लायर को ही देना है। अब समझ लो सप्लायर ने बिल बनाया, ओके, आपने अमेजोन के थ्रू, ओके, ये जो है यहाँ पे टैब खरीदा, अमेजोन के थ्रू टैब खरीदा, तो ये सप्लायर है टैब का, ओके, टैब का सप्लायर है, इसका अमेजोन पे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड था, आपने खरीदा, आप क्या करोगे? ओके, तो आप जो है अमेजोन को पे करोगे, पेमेंट आपका अमेजोन को जाएगा और अमेजोन आपका पैसा पहले कलेक्ट करेगा और बाद में इसको रिमिट कर देगा। किसको रिमिट कर देगा? सप्लायर को, क्योंकि टैब सप्लायर का था। ओके, या आपने मोबाइल का केस खरीदा, मोबाइल खरीदा वॉटर इट में भी, अब देखो सप्लायर आपके नाम का बिल बना के दे रहा है, प्राइस है 1 लाख, जीएसटी है 12,000 टोटल, ओके, 1,12,000, मतलब ओरिजिनल बिल सप्लायर का रहता है, अमेजोन का सपोर्टिंग बिल रहता है, तो ये 12,000 का टैक्स तो सप्लायर को ही देना भाई, ये तो टैक्स सप्लायर को ही देना पड़ेगा अगर ये 9(5) के इश्यू नहीं है तो। लेकिन अब पूरा मैकेनिज्म कैसा है? अगर पॉइंट नंबर 1, सप्लायर ने अपना गुड्स इश्यू के थ्रू बेचा, पहला टेक अवे, इश्यू अदर देन 9(5) है और इश्यू जो है आगे बेच रहा है जिसका कंसीडरेशन इश्यू का आ रहा है, हाँ, टेक अवे 2, ओके, पैसा इश्यू के थ्रू आ रहा है, यानी इश्यू पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो अब लॉ क्या कहता है? ये इश्यू जिसने पैसा कलेक्ट किया, बाद में वो रेमिट कर देगा, ये इश्यू जिसने पैसा कलेक्ट किया वो इस कलेक्शन का टैक्स काट लेगा, ओके, ये इस कलेक्शन का एक छोटा सा टैक्स काट लेगा और वो गवर्नमेंट को पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, ओके, यानी ये टैक्स सप्लायर का ही है, ये सप्लायर के वैलेट में आएगा, पर जिम्मेदारी इसको दी गई इश्यू को। तो समझ लो, ओके, 1 लाख का प्राइस था, जीएसटी 12,000 था, तो ये, ओके, आपने अमेजोन को 1,12,000 पे कर दिए, बेस कितना था? 1%, तो जो आपकी बेस वैल्यू है, ओके, प्राइस, उसका सीजीएसटी 0.25%, एसजीएसटी 0.25% और आईजीएसटी 0.5% लर्न करना पड़ेगा, तो उसका टीसीएस 1 लाख का छोटा सा टैक्स अमाउंट, ओके, 500 रुपए ये अमेजोन ईसीओ गवर्नमेंट को पे कर देगा। अच्छा, ये टैक्स क्या ईसीओ के खुद का है क्या? नहीं 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 नहीं, वो खुद का नहीं है, ओके, जो सप्लायर का माल था उसका जो लायबिलिटी था, सप्लायर की लायबिलिटी एक छोटी सी, वो गवर्नमेंट को दे रहा है। अच्छा, ये छोटी सी लायबिलिटी देने का ऑब्जेक्ट क्या है? टू ट्रैक द डेटा, टू ट्रैक, इससे क्या हो जाएगा? ओके, ईसीओ से डेटा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा
और गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि जितने भी सप्लायर ईसीओ के थ्रू बेच रहे हैं, ओके, वो उनका वैल्यू क्या है, क्या बेच रहा है, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर ट्रैक रखेगा कि ये प्रॉपर जीएसटी पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, छोटा सा टैक्स आ गया 500 रुपए पहले, लेकिन उसके बेस पर इन सप्लायर पे पूरा ट्रैक रखा जाएगा कि वो पेमेंट उनके जीएसटीआर 1 आ रहे हैं क्या, सप्लायर के जीएसटीआर 3 भी आ रहे हैं क्या, सारे वो कंप्लायंसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो बस ट्रैकिंग, ये टीडीएस टीसीएस मोस्टली एम्फसाइज ऑन ट्रैकिंग एंड टू कैप्चर द डेटा। तो ऐसे केस में ओके, तो ईसीओ का तो आपका थर्ड टेक अवे क्या रहेगा, ओके, ईसीओ टीसीएस कट करेगा और वो 0.25% कट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। ओके, यहाँ पे और यहाँ प्रोविजन खत्म हो जाती है। ओके, मेन टेक अवे बताता हूं। अगर कोई सप्लायर ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है जो 9.5 के नहीं है, पहला टेक अवे, और वो ईसीओ जो है वो कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है, ये सेकंड कंडीशन कि पैसा ईसीओ के थ्रू आ रहा है, तो जो पैसा उसको आएगा ईसीओ को, वो उसमें का यहां पे 0.5% का टीसीएस काट के गवर्नमेंट को दे देगा। क्या टीसीएस उसका टैक्स है क्या? नहीं, वो सप्लायर का टैक्स है और वो पे कर देगा। वो टेक अवे। इसने जो 500 रुपीज जो काटा वो सप्लायर के ई कैश लेजर में आ जाएगा, उसके वैलेट में आ जाएगा और सप्लायर उसको बाद में यूज कर लेगा। यानी सप्लायर को तो टैक्स 12,000 ही देना है, पर ये 500 रुपए जो उसका टीसीएस कट किया हुआ है वो पैसा यूज कर लेगा। यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। चलो, जितने भी स्टूडेंट यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो। चलो, तो ये जो हुआ, ओके, हमने देखा कि पैसा आ गया। इतना मेन आपको इतना ही याद रखना है। अब मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मेन तो आपको इतना ही याद रखना है, पर आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। वो क्या? ये तो ईसीओ ने पैसा काटा, उसका टीसीएस काट के उसको दे दिया, भाई तेरा टीसीएस काट रहे, गवर्नमेंट ने बोला और तू तेरे कैश लेजर में जमा कर रहे हैं, तेरे कैश लेजर में जमा कर रहे हैं, हमारा उससे लेना देना नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ने बोला, हमने काट दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या? अब ईसीओ जो सर्विस दे रहा है, ओके, ईसीओ जो भी प्लेटफॉर्म फीस वगैरह लेता है, तो ईसीओ अपनी फीस या कमीशन लेगा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो ये ईसीओ जो अपना फीस और कमीशन लेगा, ये उसका आउटवर्ड सप्लाई है। सुनना, ये उसका आउटवर्ड सप्लाई है। क्या इस पर भी वो जीएसटी लगाएगा? करेक्ट। ईसीओ ये तो खुद का उसका बिजनेस है, इसके ऊपर वो जीएसटी लगाएगा। तो सेलर को बोलेगा भाई मेरी फीस 5,000, ओके, और उसका जीएसटी 900। तो ये जो ईसीओ का जीएसटी ये अलग है और टीसीएस वो सप्लायर का काट के दे रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो अब वो अगर अकाउंटिंग एंट्री करो तो उसके पास 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपीज ये सेलर के जमा हुए थे। इसमें से ओके 1,12,000 में से उसने टीसीएस काट लिया, तो नेट पेमेंट कितना करेगा? उसने टीसीएस काट लिया और अपने सर्विस का काट लिया। अपने सर्विस का उसका कितना था? 5,900। तो 5,900 अपने सर्विस का काट लिया उसने। ओके, बाकी नेट रेमिटेंस वो सप्लायर को कर देगा। ये नेट रेमिटेंस समझा होगा। ओके, तो ये नेट रेमिटेंस समझा होगा। तो यहां पे एन टाइप करो, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि 1,12,000 उसको रेमिट करना था, उसमें से 500 टीसीएस काट लिया और अपने सर्विस का भी जीएसटी कट करके बाकी का पैसा दे दिया। ओके, वो पैसा मिल गया। तो ये पैसा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। अब इधर क्या करेगा? सप्लायर अपना असेसमेंट करेगा। ओके, 12,000 का उसका टैक्स है, उसका टीसीएस काटा हो 500 और 900 जीएसटी लगा के आया, उसका आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि ईसीओ ने 900 जीएसटी लगा के दिया है उसको, उसके सर्विस का, तो उसका इसको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट ईसीओ की प्रोसीडिंग मैंने आपको बताई। चलिए, तो अब अगर हम देखें सेक्शन 52, तो सेक्शन 52 का ये पहला चार्ट बड़ा अच्छा चार्ट है। ए भाई सुनना, ओके, रियली सुपर्ब चार्ट है। पहला क्या है कि अगर ईसीओ, जो ईसीओ के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो, वो ईसीओ 9.5 का होगा तो फिर टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होता है वहां पे। ओके, 9.5 में 100% लाइबिलिटी ईसीओ पे है, लेकिन ऑल अदर इश्यू ऑफ गुड्स और सर्विस हो गए, अदर इश्यू ऑफ गुड्स और सर्विस हो गए। अगर, हाँ, अब समझ लो, इश्यू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसकी वेबसाइट है या पोर्टल है या जो भी है, अगर वो अपने गुड्स बेचते होगे, किसी और के नहीं, वो अगर अपने गुड्स बेचते होगे तो वहां टीसीएस नहीं कटेगा। अरे अपने गुड्स का तो उनको आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ओन गुड्स हो गए तो टीसीएस नहीं। टीसीएस कब कटता है? कोई दूसरा पर्सन, सुनो, टीसीएस कब कटता है? जब कोई दूसरा पर्सन उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहा है, वो खुद के गुड्स बेच रहे हैं तो टीसीएस नहीं कटेगा। इश्यू अगर एजेंट होगा तो टीसीएस नहीं कटेगा। टीसीएस कब कटेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, टीसीएस कब कटेगा? इफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ वेयर द कंसिडरेशन गुड्स और सर्विसेज किसी तीसरे ने
ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया, जहां कंसीडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज टू बी कलेक्टेड बाय ऑपरेटर, जहां ऑपरेटर उसका पैसा कलेक्ट कर रहा है वहां टीसीएस कट किया जाएगा। तो हु इज लायबल टू डिडक्ट टीसीएस? एवरी ईसीओ नॉट बीइंग ए एजेंट is required to collect TCS on net value of taxable supplies। सुनना, on net value of, अब TCS किस पे कटेगा? तो जो आपकी नेट वैल्यू आई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TDS और TCS? अगर आप डिफरेंस देखो तो TDS आपका टैक्सेबल वैल्यू, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पे कटता है, और उसमें भी TDS कब कटता है? जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000 तो वो केस में TDS कटता है। उसके बाद में TCS जो है, TCS के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, 2,50,000 की कोई लिमिट नहीं है TCS के लिए, मेरी बात सुनना। TCS जहां तक है 10 रुपए का भी ट्रांजेक्शन होगा थ्रू ईसीओ तो TCS कटेगा। दूसरा, TCS का रेट क्या होगा? 0.25%, 0.25% और 0.5%। अब स्टूडेंट कहां मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दो मेजर मिस्टेक उनकी होती है। TDS में लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,50,000, यहां कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, यहां रेट 2% है, यहां रेट 0.5, 0.5, 0.50 रेट है। उसके बाद में नेक्स्ट, नेट वैल्यू। TDS किसके ऊपर कटता है? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये वर्ड लर्न करके जाना। अब नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालेंगे भाई? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन 9,500। मतलब क्या? किसी सप्लायर ने अमेजॉन के थ्रू पूरे मंथ में कितना टोटल धंधा किया, समझ लो कोई सप्लायर है तो ठीक है ना, उसने टोटल धंधा कितना किया अमेजॉन के थ्रू, अदर देन 9,500 वो ले लो। लेस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज रिटर्न। अगर कोई उस बंदे का रिटर्न आया होगा, पुराना कोई माल होगा और ये मंथ में रिटर्न आया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न होगा तो रिटर्न डिडक्ट कर दो, रिटर्न होगा तो रिटर्न डिडक्ट कर दो, तो जो बचेगी ये नेट वैल्यू बचेगी, और ये नेट वैल्यू पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब नीचे एक जो नोट दिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अबव वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर ईच सप्लायर ऑन मंथली बेसिस if no TCS if net value is nil or negative। अब देखो कभी कभी क्या है कि भाई मैं अमेजोन के थ्रू धंधा कर रहा हूं, मैंने इस मंथ का धंधा अमेजोन के थ्रू 2 लाख का किया, 2 लाख का धंधा किया, लेकिन मेरा रिटर्न इस बार ज्यादा आ गया, अमेजोन के थ्रू मेरा रिटर्न 2,50,000 का इस मंथ में आ गया, तो वैल्यू निगेटिव हो गई क्योंकि रिटर्न ज्यादा आ गया और धंधा कम हुआ। तो ऐसे केस में अगर वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो वो केस में उस मंथ में TCS नहीं कटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में आएगा कि अगर आपने जो ईसीओ के थ्रू बेचा और आपका रिटर्न ये निगेटिव में चले जाता है तो TCS नहीं कटेगा। ये पॉइंट समझा गया आपको? चलो, उसके बाद में आपको मंथली स्टेट, यहाँ पे रिटर्न वर्ड मत यूज करना, यहाँ पे देखो TDS में वर्ड है रिटर्न, तो यहाँ पे स्टेटमेंट या मंथली स्टेटमेंट देना पड़ता है। जैसे अमेजोन को जितने भी इंडिया के सप्लायर है उनके थ्रू बेच रहे हैं, जिसका TCS काटा है, वो मंथ में सबके स्टेटमेंट जाते हैं कि कितना किसने धंधा किया। भाई गवर्नमेंट को यही चाहिए, स्टेटमेंट दे यार, डेटा कैप्चर करना है, बता किसने किसने बेचा तेरे थ्रू, फिर हम पकड़ते हैं उनको। तो किसने किसने बेचा, तो ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वो मंथली स्टेटमेंट GSTR 8 में जाएगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बट मैक्सिमम अगर नेक्स्ट मंथ के 10 को नहीं दिया तो मैक्सिमम 3 इयर्स में देना ही पड़ेगा। हाँ, आपने GSTR 8 फाइल करने के बाद TCS आपके कैश लेजर में जमा हो जाएगा। अच्छा, इनको एनुअल स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। अब TDS में एनुअल स्टेटमेंट नहीं है, पर TCS में एनुअल स्टेटमेंट भी है, यानी मंथली स्टेटमेंट भी है और एनुअल स्टेटमेंट भी है GSTR 9B में, और वो 31 दिसंबर को देना पड़ेगा, यानी पूरे साल का भी कंसोलिडेट करके देना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह ठीक है, ये नहीं पड़ा तो भी चलेगा। लेट फी अगर नहीं दिया तो आपको लेट फी 200 यानी 100 ईच आपको लगेगा, मैक्सिमम 10,000। पेनल्टी भी लगती है अगर आपने नहीं पे किया तो। फॉरेन ईसीओ, हाँ ये वाला पॉइंट देखो, फॉरेन ईसीओ नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया वुड लायबल टू TCS वेयर सप्लायर एंड कस्टमर इन इंडिया एंड सप्लाई इन रजिस्टर इन ईच स्टेट। मतलब क्या, अगर कोई फॉरेन ईसीओ है पर उसका सप्लायर भी इंडिया का है, रिसिपिएंट भी इंडिया का है, जैसे यहाँ पे बहुत से ऐसे ऐप है जो फॉरेन ऐप है जिसमें सप्लायर भी इंडिया का है और रिसिपिएंट भी इंडिया का है, तो इवन दो वो ऐप बाहर रजिस्टर्ड है, वेबसाइट बाहर रजिस्टर्ड है, पर उनको भी TCS पे करना पड़ेगा या इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ TCS। नॉन अप्लीकेबिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS और TCS। इफ सप्लायर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ECO इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। अगर सप्लायर URP है, इफ सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर मतलब URP, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो ECO के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो TCS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रोसीजर आई है और वो प्रोसीजर जो है
आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया होगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो ईसीओ यूज कर रहा है तो सप्लायर को एनरोलमेंट नंबर देना पड़ता है, पैन देना पड़ता है, और सप्लायर पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो इंटरस्टेट नहीं कर सकता, ये मैं रजिस्ट्रेशन में बताऊंगा। लेकिन हाँ, उसका टीसीएस नहीं कटेगा, एग्जाम सप्लाई का टीसीएस नहीं कटेगा। कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट मेक, ओके हाँ, अब एक क्या कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट मेक एसओएस थ्रू ईसीओ। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो कंपोजिशन स्कीम में सर्विस सप्लाई नहीं हो सकती ईसीओ के थ्रू, उसको रिस्ट्रिक्शन है। गुड सप्लाई हो सकता है पर सर्विस नहीं। मतलब क्या कि यहाँ पे थोड़ा कंपोजिशन वाले में मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर कंपोजिशन डीलर होगा, कंपोजिशन डीलर होगा तो क्या टीसीएस कट हो गया? क्या टीसीएस डिडक्टिबल? टीसीएस डिडक्टिबल? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। लेकिन अगर यहां पे उसका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो अलाउड थ्रू ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर उसका सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो नॉट, कंपोजिशन स्कीम नॉट अलाउड। फिर कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, नॉट अलाउड, उसको नहीं मिलती है सर्विस के लिए, फिर उसकी कंपोजिशन स्कीम चले जाएगी। अगर उसको कंपोजिशन स्कीम भी रखना है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई करना है तो गुड्स के लिए अलाउड है और उसका टीसीएस कटेगा, गुड्स के लिए अलाउड है पर सर्विस के लिए अलाउड नहीं है। उसके बाद में ओके नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस इट कवर्ड अंडर आरसीएम वाला टीसीएस नहीं कटेगा। सप्लाइज ओन प्रोडक्ट थ्रू ओन वेबसाइट नहीं कटेगा। गुड्स परचेस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर एंड सोल्ड। अब देखो बहुत सी बार वेबसाइट वाले क्या करते हैं, खरीद के बेचते हैं। अगर उन्होंने खरीद के बेचा तो टीसीएस नहीं, खुद के गुड्स बेचा तो टीसीएस नहीं। टीसीएस कब कटेगा? जब किसी थर्ड पर्सन के गुड्स उन्होंने बेचे तो टीसीएस कटेगा। तो ये प्रोविजन थी टीसीएस की। डन 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 समझा होगा तो बोलो यस सर। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया, ये हुई ना बात। तो दोस्तों इस तरह से हमने खत्म किया, क्या खत्म किया? चलो बोलो टीडीएस एंड टीसीएस, ये हुई ना बात। चलो अब इसके अगर यहां हम टीसीएस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, तो ये तो चलो ठीक है, कौन टीसीएस कटेगा, क्या कट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर में 22, अगर ये देखो आपके बुक में दिखता है तो, स्टेट वेदर द प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट विल बी एप्लीकेबल। 52 की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी ये बताओ। इफ फिटान लिमिटेड सेल वॉच ऑन इट्स ओन थ्रू ओन वेबसाइट, अगर फिटान लिमिटेड अपने गुड्स अपने वेबसाइट से सेल कर रहा है, ओन गुड्स बेच रहा है, अगर ओन गुड्स बेच रहा है तो क्या टीसीएस कट होगा? क्या नहीं, ओन गुड्स होगा तो टीसीएस इसमें कट नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, इफ एबीसी लिमिटेड हु इज द डीलर ऑफ रॉयल ब्रांड सेल्स वॉचेस थ्रू फ्लिपकार्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब देखो एबीसी लिमिटेड हु इज द डीलर ऑफ रॉयल ब्रांड सेल वॉच थ्रू फ्लिपकार्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक। अब एबीसी अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहा है तो क्या वहां टीसीएस कट होगा? क्या यस। देखो पहले केस में टीसीएस नहीं होगा पर सेकंड केस में ओके ईसीओ के थ्रू किसी तीसरे का पर्सन का गुड्स बेचा जा रहा है तो टीसीएस कलेक्ट होगा। चलिए अब ये एक क्वेश्चन जो मई 24 एग्जाम में पूछा गया था, 23 देखो, हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ब्रीफली पहले तो बताओ, हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। तो ओके ये लाइन लर्न करके जाना, एवरी ईसीओ अदर देन 95 रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस वेयर ही इज नॉट एन एजेंट। हर वर्ड आना चाहिए, हर ईसीओ जो 95 का नहीं है और वो एजेंट भी नहीं है, एंड ये वर्ड भी आना चाहिए, कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज कलेक्टेड थ्रू ईसीओ। ये सारे आने चाहिए। अगर आप कहोगे हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ईसीओ लिखा तो मार्क्स नहीं आएंगे, पूरा लाइन आना चाहिए। एवरी ईसीओ जो 95 के नहीं है, जो एजेंट नहीं है और कंसिडरेशन उनके थ्रू जा रहा है तो वो टीसीएस काटेगा। ओके, दूसरा, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिपॉजिट ऑफ टीसीएस ओके गवर्नमेंट एज पर द सेक्शन 52। क्या टीसीएस को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं? अगर आप सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर का पढ़ते हो तो यस, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड विद इन, यहां करेक्ट कर लेना, 7 वर्किंग डेज। तो 7 वर्किंग डेज में इनको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। दूसरा ओके
क्या इनका रिटर्न होता है? रिटर्न नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, और वो स्टेटमेंट इनको देना पड़ता है अगले महीने की 10 तारीख। उसमें डिटेल्स होती है जो भी, ठीक है। और थर्ड, ओके, क्या डिपॉजिट टीसीएस कब करेगा? अगले महीने की 10 तारीख तक वो टीसीएस डिपॉजिट कर देगा, और इनको एनुअल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा बाय 31 दिसंबर। इजी था, इजी था, मजा आया होगा तो बोलो यस सर। ये ना बात जो भी कनेक्टेड है भाई साहब, ओके, तुम देखो आज मेरे साथ लाइव कनेक्ट होने आए हो, मेरे साथ ये सेशन कर रहे हो, ओके, अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो बताओ कि तुम्हारे में कितनी एनर्जी है, बोलिए यस सर। चलो, अब ये लास्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कंबाइंड क्वेश्चन है टीडीएस टीसीएस का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं बस समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। ओके, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट केसेस, सारी केसेस इंडिपेंडेंट मानना, your expert advice with appropriate reasoning is sought on applicability of TDS and TCS provision of CGST Act. You shall also quantify the amount of TDS TCS. पहले तो ये बताओ कि TDS TCS कट होगा क्या, और अगर कट होगा तो आप क्वांटिफाई करके भी बताओ हमें कितना होगा। ओके, और ये आपको डिसीजन लेना है कि TDS कट होगा या TCS कट होगा, और अमाउंट कितना रहेगा, ये डिसीजन आपको लेना है। चलो, पहला, टॉप फैशन, a big designer cloth dealer and registered in the state of West Bengal. टॉप फैशन था, क्लॉथ डीलर है, रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल है। इफेक्टेड सप्लाई थ्रू क्विक डील ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो पहले बताओ ये ईसीओ के थ्रू बेचा गया तो टीडीएस की प्रोविजन लगेगी या टीसीएस की? बोलो फटाफट। ईसीओ के थ्रू बेचा गया तो टीडीएस की प्रोविजन अप्लीकेबल होगी या टीसीएस की? क्या अप्लीकेबल होगा? बोलो फटाफट। ईसीओ के थ्रू बेचा गया तो टीसीएस 52 याद आना चाहिए। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंट्रास्टेट सप्लाईज इफेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, खुद ही नेट दे दिया, सवाल ही नहीं। तो आपको पहले का आंसर भाई साहब ये ईसीओ है, टीसीएस डिडक्ट होगा, ये रेट से डिडक्ट होगा, नेट वैल्यू दे दी है, नेट वैल्यू दे दी तो अच्छा ले लिया, 1,50,000 पे 0.25% आपका सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी, खत्म। ओके, मिल गए 2 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड देखो, मेसर्स सुपर बिल्डर, a registered supplier in Tamil Nadu, was awarded a works contract, a works contract सर्विस है by government of Tamil Nadu। ओ, सुपर बिल्डर ने गवर्नमेंट को सर्विस दी और सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो सुपर बिल्डर तमिलनाडु का है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की गवर्नमेंट को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, अमाउंटिंग टू 4,30,000 ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज 1 लाख, ऑफ दिस वैल्यू एग्जाम सप्लाईज 1 लाख। अब दो देखो, अब ये बात टीडीएस में जाएगी, क्यों टीडीएस में जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट को सप्लाई किया है। दूसरा, 4,30,000 उन्होंने वैल्यू दी है, अब पता नहीं है 4,30,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है कि नहीं है, तो यहाँ एजम्पशन लेना, एजम्पशन ऐसा लिख सकते हो कि वी अज्यूम दैट गिवन अमाउंट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, गुड। अब दूसरा, ये 430 में 1 लाख का एग्जम्प्ट है, तो 430 में से 1 लाख अब मैं डिडक्ट कर दूं तो कितना आता है? 330 आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है, तो वो सिचुएशन में यहाँ टीडीएस कटेगा और टीडीएस 3,30,000 का 1% कटेगा। ओके, आई होप आपको समझा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, अ टेस्टी कैटरर्स रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केरला, एक कैटरर्स है जो केरला का है, प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विसेज इन कोची केरला टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो, कैटरर्स केरला का है, सर्विस कोची जो है, कोची में सर्विस दी गई के और वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दी गई फॉर इस एनुअल ट्रेनिंग कैंप हेल्ड फॉर इटसेल्फ, वैल्यू ऑफ सर्विस 4,50,000। ध्यान से देखना, ये थर्ड वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, कैटरर्स कहाँ का है? केरला का। कैटरिंग सर्विस कहाँ दी गई? कोची में। अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, ओके, सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई में कैटरिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(4) याद होगा, तो 12(4) में प्लेस वेल सर्विसेज परफॉर्म, तो आपकी कैटरिंग सर्विस कहां परफॉर्म की गई? कोची में। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर केरला, ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर केरला, प्लेस ऑफ सप्लाई कोची केरला, मतलब एलओएस सेम स्टेट में, पीओएस सेम स्टेट में, और रिसिपिएंट आंध्र प्रदेश अदर स्टेट में, तो यहां टीसीएस नहीं कटेगा, यहां प्रोविजो लग जाएगी और टीडीएस नहीं कटेगा।
ओके, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। और इन दिस वे वी आर कंप्लीटेड अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीडीएस एंड टीसीएस। ये क्वेश्चन की लिस्ट ओके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, जो भी स्टूडेंट अभी नए क्वेश्चन बुक होगा वो रेफर करो। अगर कोई पुराने बैच के स्टूडेंट है तो पुराने क्वेश्चन नंबर भी मैं उसके सिमिलर पुराने क्वेश्चन नंबर भी डाल दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डंडना डंडन बोलो यस सर। तो इस तरह से हमने खत्म किया टीडीएस एंड टीसीएस। अब आ जाओ आप ओके, टॉपिक एक होगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ओके, एक टॉपिक है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। हाँ, ये टॉपिक ले लेता हूं। अब देखो, आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इसमें मेन बता देता हूं। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब इसमें आपको मेन बता देता हूं। देखो क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में आपको क्या आपके इंटर लेवल पे क्या पढ़ के जाना है। इंटर लेवल पे सबसे पहले तो कुछ मत करना, क्वेश्चनर ले लेना और क्वेश्चनर के क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना। ओके, यहाँ पे इंटर में आपको बताओ, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन होगे, सुनो, आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगे तो आपको जनरल और स्पेशल रिकॉर्ड्स, जनरल रिकॉर्ड्स क्या, और मैं जो हाईलाइट करके दे रहा हूं वो अच्छे से पढ़ के जाना। जनरली आपको कौन से रिकॉर्ड्स कहां मेंटेन करने पड़ते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन एट योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब आपकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, और आपकी जो भी ब्रांचेस है ब्रांचेस पर भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, अगर कोई भी आपके बुक्स ऐसे प्लेस पे मिल गए, फार्म हाउस वगैरह जो अनरजिस्टर्ड है, तो वो आपके ही माने जाएंगे। नाउ बेसिक रिकॉर्ड्स क्या, बेसिक रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको प्रॉपर गुड्स का प्रोडक्शन, ये जीएसटी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कितना इनवर्ड हुआ कितना आउटवर्ड हुआ गुड्स और सर्विस का, इसके डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। स्टॉक ऑफ द गुड्स, आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड, आईटीसी अवेल्ड एंड अदर पर्टिकुलर्स। ये बिल्कुल पॉइंट लर्न करके जाना। व्हाट आर द बेसिक रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन अंडर जीएसटी, तो ये प्रोडक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड, स्टॉक ऑफ द गुड्स, आउटपुट टैक्स, आईटीसी अवेल्ड एंड अदर पर्टिकुलर्स। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया 2 मार्क के लिए तो कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया आपको तो क्वेश्चन ये आएगा, कौन से ऐसे 2 रिकॉर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे 2 रिकॉर्ड है जो कंपोजिशन डीलर को मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। मेरे साथ बोलो, कौन से ऐसे 2 रिकॉर्ड्स है जो कंपोजिशन डीलर को मेंटेन नहीं करने पड़ते। स्टॉक ऑफ द गुड्स, स्टॉक रिकॉर्ड डीलर को, कंपोजिशन डीलर टर्नओवर बेसिस पे टैक्स देता है, इसलिए स्टॉक ऑफ द गुड्स, और आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड, ये 2 रिकॉर्ड कंपोजिशन डीलर को मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो मार्क्स मत छोड़ना। उसके बाद में ये तो अकाउंट्स कौन से टाइप के, उसके बाद में और अदर रिकॉर्ड्स कौन से मेंटेन करने पड़ते हैं, तो गुड्स और सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ तो उसके रिकॉर्ड्स, आरसीएम आपके ओके, या चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर्स, इनके सारे रिकॉर्ड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। कितना एडवांस रिसीव हुआ, पे हुआ, एडजस्ट हुआ, क्योंकि सर्विस के केस में एडवांस पे भी टैक्स आता है तो उसके रिकॉर्ड्स। ओके, एंड रिक्वायर्ड टू कीप पर्टिकुलर्स ऑफ नेम ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट, प्रीमाइसेस वेयर गुड्स और सर्विस स्टोर्ड, आपके सप्लायर के कंप्लीट एड्रेस, रिसिपिएंट के कंप्लीट एड्रेस, और आप कोई गुड स्टोर करते हो तो वो एड्रेस। भाई साहब ये बस ये थ्योरी है, पढ़ना पड़ेगा। ओके, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया तो 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तो हमने देखा कि भाई सारे रजिस्टर पर्सन को कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। कुछ स्पेशल केसेस, मतलब क्या, ये तो बेसिक रिकॉर्ड मेंटेन करना ही है, पर आप अगर एजेंट होगे या मैन्युफैक्चर होगे या सप्लायर ऑफ सर्विस होगे या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होगे या फिर क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा जीएसटी के हिसाब से। ओके, जैसे एजेंट के केस में ओके, अगर आप किसी के बिहाफ पे गुड्स बेच रहे होगे तो उसका ऑथराइजेशन आपके पास है क्या। दूसरा, आपने जो भी गुड्स और सर्विस उसके बिहाफ पे ली उसका पूरा डिटेल्स, उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, मतलब हर प्रिंसिपल वाइज आपको, पी मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, तो समझ लो आपने कोई प्रिंसिपल की एजेंसी ली होगी तो हर प्रिंसिपल वाइज आपको सारे रिकॉर्ड्स, कितना गुड्स आया, रिसीव हुआ, कितना सप्लाई हुआ, कितना टैक्स पे हुआ। ओके, एजेंट को ये हर प्रिंसिपल के हिसाब से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे।
अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर में आपको प्रोडक्शन वाइज सारा कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितनी सर्विस यूज की, ओके, ये पूरा डिटेलिंग प्रोडक्शन वाइज रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और क्वांटिटी ऑफ डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट के भी रिकॉर्ड्स आपको एडिशनल मेंटेन करने पड़ेंगे। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, ओके, सप्लायर ऑफ सर्विस हो, तो ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स है ही, पर इस बेसिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपको क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ द गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस, कितने गुड्स आपने सर्विस में यूज किए उसकी पूरी क्लियर जानकारी, जैसे जैसे मैं यहाँ क्लास सर्विस दे रहा हूँ आपको, कैमरा है, टीवी है, लाइट्स है, ओके, टेबल है, इसकी सारी क्वांटिटी डिटेल्स मुझे प्रॉपर रखनी पड़ेगी। इनपुट सर्विस की डिटेल्स और आउटपुट सर्विस की डिटेल प्रॉपर रखनी पड़ेगी। आप अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो तो ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो L&T है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो जितने वो पूरे इंडिया में L&T वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर रहा है, तो आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज पूरा डिटेल्ड एक एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सेपरेट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, कितने वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना सप्लाई किया, कितने पेमेंट मिले, और नेम और एड्रेस आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में CNF एजेंट को यहाँ पे डिटेल्स रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर क्वेश्चन आया तो ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, रिटेंशन ऑफ अकाउंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जीएसटी में कितने दिन तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे, जीएसटी में कितने दिन तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। तो टिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, मतलब एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ओके। तो इसमें से नहीं आता है, मतलब अभी तक तो नहीं, पर पूछ लिया एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको रेडी रख रहा हूं, कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारे साथ में। तो देखो 72 मंथ्स तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते फ्रॉम द, कहां से, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। मतलब क्या, मतलब समझ लो ईयर है 25-26, सुनो, ईयर है 25-26, तो 26 का एनुअल रिटर्न कब जाएगा, 31 दिसंबर 26 तक। तो ये 25-26 के रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करने पड़ेंगे, तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिटर्न होगा 31 दिसंबर 26, वहां से 72 मंथ्स तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड इफ सब्जेक्ट मैटर इज अपील और रिवीजन, समझ लो आपका अपील में चले गया, रिवीजन में चले गया, इफ सब्जेक्ट मैटर इज अपील और रिवीजन, रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ 1 year आफ्टर इज फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील या 72 मंथ्स, ओके। तो इसमें से जो लेटर होगा, अगर आपने कोई अपील वगैरह फाइल किया होगा तो 72 मंथ्स ठीक है फ्रॉम द एनुअल रिटर्न, लेकिन अगर अपील लेट हो गई तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अपील अगर लेट हो जाती है तो वहां से जिस दिन अपील का डिसीजन आएगा वहां से और 1 साल। अब मेरा एक क्लाइंट था, ओके, उसने अपील फाइल की थी, 2017 की अपील है, ओके, तो हमको 72 मंथ्स तो हो गए उसके 2017 से, लेकिन उसकी अपील अभी भी पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है, तो अभी भी मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। तो विच एवर इज लेटर 72 मंथ्स, और अगर अपील लेट हो गई तो वहां से और 1 साल, विच एवर इज लेटर, मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। बाकी ये वेयर हाउस ट्रांसपोर्टर तो ये आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एग्जाम में आ सकता है मैंने वो आपको बता दिया, ये आ सकता है कंपोजिशन, ये टेक अवे ले लो, कंपोजिशन स्कीम को कौन से 2 रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक और आउटपुट टैक्स पेड। दूसरा आपको अगर यहाँ पे आया तो ये पीरियड, कितने पीरियड तक का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। इस बार अगर आए तो 2 मार्क आएंगे और छोड़ना मत, इस तरह से हम, और ये बाकी ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कीपर के जनरल रिकॉर्ड्स आपने पढ़ लेना। तो इस तरह से दोस्तों हमने, ये भी छोटा सा टॉपिक था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये खत्म किया। इस तरह से हमारी रिवीजन खत्म होती है। मजा आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, ओके, मजा आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में लिखिए डन 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 डन। तो चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारी रिवीजन खत्म हुई, टीडीएस टीसीएस विद क्वेश्चन डिस्कशन, ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिस्ट में मिल जाएगी, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एग्जाम के हिसाब से आपने पढ़ के जाना चाहिए। और मैं अकाउंट रिकॉर्ड्स के भी क्वेश्चन आपके इसमें डाल दूंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, ओके। अकाउंट रिकॉर्ड्स के उतने क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट सेशन के शेड्यूल्स जो है, ओके, टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे ट्रैक रखना। अब नेक्स्ट सेशन इसके बाद के, ओके, जो कुछ टॉपिक्स है हमारे, कैसे हो गए, क्या हो गए, सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है जो आपको ज्वाइन करते रहना है। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट सेशन पे। गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, डन, चलिए।
हमारा जीएसटी रिवीजन खत्म हो जाएगा मिड ऑफ नवंबर तक, मिड ऑफ नवंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।